गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्वोच्चता का दावा तथा विलय नीति, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्चता की नीति, जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने और को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेज़ों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि अब कर्नाटक में पड़ता है, जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज़ों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी हैं। तो अभी हमने जो उदाहरण पढ़ा उसके अंदर ये था कि देखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो नीतियाँ थी ना, सर्वोच्चता की एक नई नीति इन्होंने शुरू की थी। इन्होंने कहा था कि जो हम ही हैं, अब हम हैं, कुल मिला के रियासत में जितने भी राजा हैं वो सब हमारे नीचे काम करेंगे, हम ब्रिटिशर सर्वोच्च हैं, सबसे ऊपर, ठीक है। और इन्होंने एक एक करके जितनी भी रियासतें थी उनको एक एक करके अपने अंदर विलय करना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें कित्तूर की रानी जो चेन्नम्मा थी, उन्होंने सबसे पहले प्रतिरोध किया था। और फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई थी 1829 में जेल के अंदर, तो उसके बाद उसके जो चौकीदार रायन्ना थे, उन्होंने ये प्रतिरोध जारी रखा था और ब्रिटिश के शिविरों में कई सारी दस्तावेज़ों को जला दिया था इन्होंने। फिर उनको 1929 बोल दिया, 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हुई थी रानी चेन्नम्मा की। और फिर 1830 में जो है वो रायन्ना को भी फांसी पर लटका दिया गया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस के प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर से के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर और 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। तो यानी कि कब इन्होंने इन देशों को कब्जे में लिया, ये देखो, 1842 में अफगानिस्तान पर अप्रत्यक्ष शासन किया था, डायरेक्ट शासन नहीं किया था, ठीक है। और सिंध पर जो है 1843 में कब्जा कर लिया था। और 1849 में पंजाब को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था महाराजा रणजीत सिंह से। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह जी की जब मृत्यु हो गई थी 1839 के अंदर, तो उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे उनसे फिर युद्ध में जो है अंग्रेज जीत गए थे। अच्छा, फिर विलय नीति आती है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। देखो, विलय नीति जो होती है ना, ये लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानी जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति चलाई थी? विलय नीति। ये बात हमेशा ध्यान रखना। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया जाता है। इस सिद्धांत में ये तर्क दिया गया था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कोई भी उसका पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा मान लिया जाएगा उसको। इस सिद्धांत के आधार पर
एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई। विलय नीति में ये एक रूल बना दिया था कि जिस भी राजा का बेटा नहीं है ना, तो ये जो रियासत होगी वो अब अंग्रेज़ों की संपत्ति होगी। तो ये सारी जितनी भी रियासतें थी, ये ऐसी ही रियासतें थी जिनमें जो पुरुष वारिस नहीं था कोई भी, और ये जो थी ये अंग्रेज़ों ने हड़प कर ली थी। और झांसी की रानी जो थी उन्होंने लड़ाई भी की थी अंग्रेज़ों से, लेकिन वही बात है, उनकी डेथ हो गई थी और लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। अच्छा, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यह अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, यह देखकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और अवध के लोगों में ने भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो ये जो जितना भी दे रखा है, 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको। तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये ठीक है, ये सर्वोच्चता का दावा करते थे। ये है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा कर्नाटक में, और ये सारा अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है उनको मतलब 1829 में उनको उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर उसके बाद रायन्ना ने ये चौतरफा जो सब कुछ जारी रखा था, और फिर उनके 1830 में फांसी दे दी गई थी रायन्ना जी को। अच्छा, नेक्स्ट है ये महाराजा रणजीत सिंह। सबसे पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे वो रूस से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि रूस कहीं इंडिया पर कब्जा ना कर ले आकर ऊपर से। ठीक है, तो देखो अभी मैं दिखाती हूँ, देखो मैप में देखो रूस को ज़रा। तो ये देखो, ये है रशिया, ये रशिया जो है ये पूरा ये ऊपर का भाग है सारा। अब ये क्या है, ये धीरे धीरे जो है ये इंडिया की तरफ ना बढ़ जाए, तो अंग्रेज़ लोग जो थे ना ये ऊपर के रशिया से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो ये इन्होंने सबसे पहले अफ़गानिस्तान का जो रास्ता है उसको चोक करने का बारे में सोचा। तो सबसे पहले इन्होंने अफ़गानिस्तान को कब्जाने की कोशिश की और वहाँ पे अप्रत्यक्ष कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया इन्होंने। फिर उसके बाद जो है यहाँ अब क्या है, इन्होंने पंजाब की तरफ रुख किया कि पंजाब को भी अपना हथिया ले ये लोग। लेकिन वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी, और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई, और आखिर में 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, अब विलय की नीति स्टार्ट होती है जो कि हाँ, तो ये जो है ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी, और इसके अंदर वही सारी बातें कि मतलब पुरुष वारिस नहीं होगा तो हम हड़प लेंगे, और उसके बाद एक एक करके सारी रियासतें जो हैं उनके उसमें अंग्रेज़ों के हाथों में चली गई थी। ठीक है, और इस तरीके से अवध जो है वो भी उनके हाथों में चला गया। और लेकिन वहाँ के लोग जो थे उन्होंने जब अपने नवाब को वहाँ से हटाते हुए देखा अंग्रेज़ों द्वारा, तो वो गुस्सा हो गए और 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी तक ये सारा पढ़ लिया। यहाँ पे एक मैप से समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो अंग्रेज़ आए थे तो उनका शासन सबसे पहले बंगाल की तरफ था। सबसे पहले इन्होंने बंगाल को कब्जाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे अवध को कब्जाया, फिर धीरे धीरे देखो यहाँ पर पूरा ये यहाँ से इन्होंने ये जितना भी पीला पीला दिख रहा है ये सब ब्रिटिश शासन, इन्होंने नीचे वाला भी कब्जा लिया, और धीरे धीरे 1857 तक देखो कितना सारा कब्जा लिया। ये जितना भी पीला भाग दिख रहा है ये सारा अंग्रेज़ों द्वारा कब्जाया हुआ है। ठीक है, ये सारा, ये देखो सिंध अपने कब्जे में कर लिया था, फिर अफ़गानिस्तान के अप्रत्यक्ष शासन, फिर अपना पंजाब भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, यहाँ पे पूना और ये सब सारी चीज़ें अपने कब्जे में कर ली थी इन्होंने। बस ये दिल्ली और ये पूरा राजस्थान वगैरह जो था ये रह गया था। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, गवर्नर जनरल, यहाँ से गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था
कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए यह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जे की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजी नीति में दिखाई देती रही। अंग्रेजों ने इस नीति का अंग्रेजों की दिखाई देती रही मानती थी तक, यहाँ तक लिख लो बस। ठीक है, तो ये सारे तीन लाइनें आएंगी इसके अंदर, ये वाली और ये आधी लाइन। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका पूरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय नीति का सिद्धांत क्या था? यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था? तो विलय नीति का सिद्धांत क्या था, ये देखो। यहां से लेकर यहां तक पूरा जो है ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो रियासत को हड़प कर लिया जाएगा और यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया जाएगा। और उस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा, संबलपुर और उदयपुर, नागपुर ये और झांसी, सब अंग्रेजों के हाथों में चली गई। तो ये इतना आंसर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड देखो जरा, सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया गया? इसका क्या परिणाम हुआ? तो ये कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का आ गया इसमें कि, तो थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखोगे, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि कर्नाटक के राज्य में पड़ता है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली के कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने भी यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिर में उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में जो है उनको फांसी पर लटका दिया और प्रतिरोध के ऐसे ये यहाँ तक बस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा किसका? थर्ड का पूरा। अच्छा, अब फोर्थ देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, 1830 के दशक में के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को अपनी चपेट में ना ले ले। इस डर के चलते अंग्रेजों को अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। तो ये पूरा का पूरा ही आप पैराग्राफ जो है ये फोर्थ में लिख लोगे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? तो यहाँ पर अब आपको अपने थॉट्स लिखने हैं। तो फिफ्थ के आंसर में आप ये लिख सकते हैं, यदि मैं कित्तूर की नागरिक होती तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मैं भी रायन्ना के प्रतिरोध का समर्थन करती है। रायन्ना की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, रायन्ना। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। तो हम भी मतलब जो है रायन्ना का प्रतिरोध में समर्थन करते। और भी आप अपनी तरफ से लाइनें ऐड कर सकते हो कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लेख लिखते और जनता को जागरूक करते, प्रोटेस्ट करते, आलोचना करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी लाइनें ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये थोड़ा बहुत ही लिखा है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था।
5 क्वेश्चंस और ये पूरा जो चैप्टर है, ये लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम हिस्ट्री का फिलहाल। थैंक यू।